हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति ये एक बुक है और इसका परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम होने वाला है 28 मार्च 2022 को। इसलिए मैं सोचा कि इसके भी कुछ क्वेश्चन जो है वीवीआई है इम्पोर्टेंट है, उसको मैं आपके सामने शेयर कर दूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस वीडियोस को देखेंगे और देख करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो BANS 184 यानी 184 का मैंने वीडियोस जो पोस्ट किया था उससे सारे के सारे क्वेश्चन उसमें टकरा गए हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इसे अच्छे तरीके से देखें और अच्छे से समझें। तो वो वाले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा और क्लियर समझाइए, तो वो मैं शॉर्ट थोड़ा सा बना दिया था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। इसको आप अच्छे से देखिएगा। जो क्वेश्चन है मैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं और आप इसे अच्छे से देखें। और जो नेक्स्ट वीडियोस मेरा आएगा बीपीएससी 133 का वो भी बहुत वीवीआई होगा। बस मैं दो ही पोस्ट करूंगा वीडियोस, एक ये वाला और एक नेक्स्ट में जो आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले मैं वो वीडियोस पोस्ट करूंगा या 2-3 दिन पहले मैं पोस्ट कर दूंगा। वो आप काफ़ी उसको देखना आप ना भूलें, राइट। तो आइए हम वीडियोस को शुरू करते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको देखें। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि ये जो बीपीएससी 133 ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है बीपीएससी 133, जो कि इसका कोर्स टाइटल है तुलनात्मक शासन और राजनीति। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखिए इस साइड में जो दिया है तो ये खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5, यानी कि ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 3 है, ब्लॉक 4 है, ब्लॉक 5 है। इसमें कितने यूनिट है जी? तो ब्लॉक 1 में जो है आपके 2 यूनिट है, ब्लॉक 2 में भी आपके 2 यूनिट है और ब्लॉक 3 में भी आपके 2 यूनिट है, ब्लॉक 4 में भी आपको 3 यूनिट है, लेकिन ब्लॉक 5 में 4 यूनिट है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और जो इसमें वीवीआई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि ब्लॉक 1 की। तो ब्लॉक 1 में 2 यूनिट है। पहला है तुलनात्मक विश्लेषण, प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता, और तुलनात्मक राजनीति जो है आगे हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं ब्लॉक 1। अब ब्लॉक 1 में सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ब्लॉक 1 से हम क्या क्या सीखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रस्तावना क्या है। ठीक है, उसके आगे हम इसमें जानेंगे कि राजनीतिक का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय क्षेत्र, और इसी के जो टाइप्स हैं तुलनाएं, संबंधों की पहचान और तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक राजनीति एक ऐतिहासिक सिन्हावलोकन है और इस तरीके से हम इसके जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। अगर यहीं पे अगर हम एक एक करेंगे तो ये वीडियोस थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि हम अक्सर जाने अनजाने अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, या दूसरे क्या सोचते हैं, वे क्या करते हैं या कैसे जीते हैं, इटीसी दूसरों के साथ तुलना और अपने चारों ओर की वस्तुओं की तुलना करना हमें दूसरों को व्यवहार के संदर्भ में अपने खुद के व्यवहार को और गहराई से समझने की सक्षम बनाता है। इसी प्रकार तुलना की प्रक्रिया काफ़ी हद तक हमारी निजता को रूप देती है। इस प्रकार की तुलना की प्रक्रिया सामूहिक स्तर पर भी घटित होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है जो कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रोफेसर उज्ज्वल कुमार, राजनीतिक विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, यह इकाई EPS 09 से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इस चैप्टर से हम क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ देखिए, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के अर्थ और विषय क्षेत्र की
व्यवस्था के बारे में सीखेंगे, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की प्रमुख अवधारणाओं की परिभाषा और वर्णन के बारे में सीखेंगे, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य की व्यवस्था व्याख्या के बारे में सीखेंगे, राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व, लाभ और प्रासंगिकता की व्याख्या के बारे में जानेंगे। इस तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन का संबंध राजनीतिक परिघटनाओं की तुलना से है, यानी ये इसका प्रस्तावना है, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है पॉइंट, राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन, प्रकृति और विषय क्षेत्र, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सामान्य रूप से अन्य विषयों में भी किया जाता है और तुलनात्मक राजनीति की विशिष्ट विषय वस्तु, भाषा और परिप्रेक्ष्य वो तत्व है जो उसे उन अन्य विषयों के स्पष्टता अलग करते हैं, ठीक। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, जो कि पेज नंबर आपके 11 में दिया गया है। अब तुलनाएं यानी कि संबंधों की पहचान, जो तुलना है उसके जो संबंध है उसकी क्या क्या पहचान होती है, इस आपके लाइन में इन सब में दे दिया गया है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको रीड आप कर लेंगे, क्योंकि नॉलेज भी आपके अंदर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हैं और आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे देखिए, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, इसी से रिलेटेड यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तुलनात्मक सरकार किस प्रकार तुलनात्मक राजनीति से भिन्न है, यानी कि अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, ठीक। यहाँ देखिए रोनाल्ड चिलकॉट का दावा है कि संकल्पनात्मक उलझन के कारण इस धारणा का अक्सर सामना करना पड़ता है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध सरकारों के अध्ययन से है। तुलनात्मक सरकार से भिन्न है, यानी कि अलग है, जिसका क्षेत्र सरकारों के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है, यानी कि जो सरकार है वहीं तक इसका जो स्टडीज़ है, अध्ययन है, वहीं तक ये लिमिट है इसका। तुलनात्मक राजनीति का संबंध सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अध्ययन से है, सरकारी और गैर सरकारी भी। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र की एक सर्वसम्मिलित प्रकृति है, एक नेचर है, और तुलनात्मक राजनीति के विशेषज्ञ वह सब कुछ जो राजनीतिक है उसके अध्ययन के रूप में इसे देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति की इससे लघु संकल्पना इस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन से संबंधित चयन और उपवर्जन के मानदंडों को धुंधला कर देगी। ये किसने कहा था? तो रोनाल्ड चिलकॉट ने ये कहा था, ठीक है। ये फिर भी कहा जा सकता है कि एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति ने अपने आप को सरकारों और शासन प्रणालियों के प्रकार को संबंधित रखा और पश्चिमी देशों के अध्ययन तक सीमित रखा है। ओके, इस तरीके से आप इसको रीड कर लेंगे और इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, कि यहाँ पे एक देखिए पॉइंट दिया, एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। ये बहुत शॉर्ट है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी विषय वस्तु में परिवर्तनों के साथ तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र में बदलाव आया है। तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु का निर्धारण भौगोलिक स्थान, जैसे कि राष्ट्र, क्षेत्र, जिसने क्षेत्र को संस्थापित किया है, और साथ साथ सामाजिक यथार्थ और परिवर्तन से संबंधित प्रधान विचारों जिन्होंने तुलनात्मक अध्ययन के उपागमों पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और देशज को आकार दिया है, इन दोनों के द्वारा किया गया है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में अध्ययन का दबाव या प्राथमिक चिंता बदलती रही है। चलिए नेक्स्ट
जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया उसमें। 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी का प्रारंभ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ ये पेज नंबर आपका 14 है। यहाँ देखिए द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद क्या हुआ था, आप इस वाले पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1930 के दशक में विश्व की राजनीति और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। सन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति ने विश्व में समाजवाद को उत्पीड़ितों की एक विचारधारा के रूप में और पश्चिमी उदारवाद और पूंजीवाद के एक आलोचनात्मक विकल्प के रूप में उत्पन्न किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के साथ तक महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी थी, जिनमें यूरोपीय ब्रिटिश वर्चस्व का पतन, विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था के संयुक्त राज्य अमेरिका का नए अधिपति के रूप में ये उत्थान और मोर्चाबंदी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लाइन दिया है, देखिए ज़रा इसको। तत्व का तकनीक पर प्रभुत्व होना चाहिए, क्या अध्ययन किया जाता है, और ये इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका कैसे अध्ययन किया जाता है। देखिए पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये, यानी कहने का मतलब ये है कि तत्व का तकनीक पर प्रभुत्व होना चाहिए, क्या अध्ययन किया जाता है, ये इससे अधिक इम्पॉर्टेंट है, ये इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका कैसे अध्ययन किया जाता है। अगर आपके अध्ययन करने का जो सिस्टम है अगर वो अच्छा है तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसे हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया गया है कि 20वीं सदी का अंत, वैश्वीकरण और उभरती हुई प्रवृत्तियां, संभावनाएं। ठीक है, इसको आप रीड कर लेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप रीड कर लेंगे सिर्फ। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या ये कहना संभव है कि तुलनात्मक राजनीति का संबंध केवल सरकारों के अध्ययन की एक पद्धति से है? ठीक, और ये देखिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, क्षेत्र और विषय क्षेत्र का विकास विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों में बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक चिंताओं को प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। टिप्पणी कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन यानी उपयोगिता। देखिए आपके अनुसार राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की क्या उपयोगिता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वे कौन सी विशेषताएं हैं जो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता का प्रश्न राजनीति यथार्थ संबंधों से में हमारी समझ को बढ़ाने में इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता से है। इसका उद्देश्य ये जानकारी प्राप्त करना है कि इस यथार्थ को समझने के लिए तुलनात्मक अध्ययन हमारी किस प्रकार सहायता करता है। प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें ये ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक व्यवहार सभी मनुष्य के लिए सामान्य है और विश्व भर में इसकी अभिव्यक्ति अनेक विधियों से और उन अनेक सामाजिक और संस्थापक व्यवस्थाओं में होती है। ठीक, इस तरीके से आप इसको रीड करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यूनिट 1 में इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब यूनिट 2 में हम इंटर किए हैं। इसमें देखिए यूनिट 2 का जो आपका हेडिंग है वो दिया है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विधियाँ। चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए। पहले इसमें क्या है कि तुलना क्या है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पद्धति क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तुलना क्यों किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे दिया गया केस स्टडी और यहाँ
प्रयोगात्मक पद्धति, ये इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। और चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले हम जो यूनिट में पढ़े थे 1 में, कि हम लोग जो पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार तुलनाएं हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हम में से कोई भी एक शून्य स्थान में नहीं जीता। हमारे दैनिक जीवन को असंख्य अन्य जीवन आड़े तिरछे काटते हैं। हमारे परिवेश के बारे में हमारे अपने अनुभव और पर्यवेक्षण दूसरों के अनुभव और पर्यवेक्षण द्वारा कई तरीकों से निर्मित और प्रभावित है। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था यूनिट में। अब यहाँ पे देखिए पद्धति क्या है। देखिए मैंने बोला ना कि इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पद्धति क्या है, आपके विचार में पद्धति अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। तो यहाँ पे देखिए पद्धति यहाँ पे दिया गया है कि तुलनात्मक पद्धति का अध्ययन करने से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यथार्थ में एक पद्धति है क्या और उससे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। किसे भाई, तो पद्धति को। जैसा कि हमें अपने अनुभवों से पता है कि पद्धति किसी वस्तु को सहजता से निष्पादित करने का एक उपयोगी सहायक और शिक्षाप्रद तरीका है। उदाहरण के लिए सिमटने वाले फर्नीचर का एक हिस्सा एक निर्देशक पुस्तिका के साथ आता है जो उसे खड़ा करने के लिए विभिन्न कदमों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है। इसी प्रकार एक परिघटना का अध्ययन करते समय पद्धति कार्य को करने के तौर तरीकों की ओर इशारा करेगी, परंतु सिमटने वाले फर्नीचर के हमारे उदाहरण की तरह न होकर हमें संभवतः आरंभ में ही अपने अन्वेषण की अंतिम स्वरूप या परिणामों के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती। हमारे पास शायद अंतिम परिणाम की ओर हमारा मार्गदर्शन करने वाली एक परिशुद्ध निर्देशक पुस्तिका भी न हो। हमारे पास केवल फर्नीचर के हिस्से और उसे खड़ा करने के लिए औजार होंगे। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो अवधारणाएं और तकनीक, इन अवधारणाओं जैसे कि विचार, चिंतन और धारणाएं और तकनीकों जैसे कि डेटा, आंकड़े एकत्रित करने के तरीके का एक निश्चित परिघटना के बारे में अधिक जानकारी, समझ या व्यवस्था के लिए विशिष्ट तरीकों से प्रयोग करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डेटा, आंकड़ों के संबंध, विशिष्ट अवधारणाओं के प्रयोग करने के तरीके का संगठन ही एक पद्धति है। यहाँ तक समझ गए आप। पेज नंबर 30 पे दिया गया है, आप इसे अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बताया यहाँ पे तुलनात्मक पद्धति, तुलना क्यों है। तो देखिए तुलनात्मक पद्धति को एक भूमिगत सिद्धांत को विकसित करने, परिकल्पनाओं के परीक्षण, कारण कार्य संबंधों के अनुमान लगाने और विश्वसनीय सामान्यीकरणों को उत्पन्न करने के आधार के रूप में समानताओं और विशेषताओं के अध्ययन के रूप में देखा गया। अनेक, जैसे कि पेज नंबर 31 है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है वो हमारी आवाज़ को सुन करके वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कि मानना है कि अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप से संगठित होना चाहिए। वे मानते हैं कि तुलनात्मक पद्धति उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन के लिए सर्वोत्तम साधन प्रदान करती है, अर्थात अनुसंधान जिसकी विशेषताएं हैं परिशुद्धता, मान्यता, विश्वसनीय और सत्यापनीयता और कुछ मात्रा में पूर्वानुमेयता। अमेरिकी राजनीति शास्त्री जेम्स कोलमैन ने उदाहरण के लिए एक पॉइंट बताया था अपने विद्यार्थियों को कि अक्सर याद दिलाया, आप यदि तुलना नहीं कर रहे हो तो वैज्ञानिक नहीं हो सकते। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट दिया गया है। किसने कहा था? तो अमेरिकी राजनीति शास्त्री जेम्स कोलमैन ने कहा था अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से कि आप यदि तुलना नहीं कर रहे हो तो आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ठीक है। इसी प्रकार स्वानसन ने इस बात पर जोर दिया
कि बिना तुलनाओं के वैज्ञानिक चिंतन और समस्त वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में सोचना अनिवार्य था। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चलता ये है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा करने के लिए जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे अपने क्लासमेटों से, यानी जैसे देखते हैं क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो अक्सर इंटेलिजेंट वही बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। यानी कि वो जैसे कि एक ने पढ़ लिया यूनिट 1 तो वो कहेगा हम तुम यूनिट 1 पढ़े हो तो मैं अभी देखो मैं तुम्हारे सामने यूनिट 2 पढ़ूंगा, यूनिट 3 पढ़ूंगा। इस तरीके से कंपेयर, और जैसे कि आप क्वेश्चन करते हैं तो वो अपने से हल कर लेता है, तो दूसरा बच्चा जो तेज़ होता है वो कहता है कि चलो इससे भी मैं खुद से ही हल करूंगा। तो ये कंपेयर अगर करते हैं तब जा करके आप कोई एक अच्छा काम कर सकते हैं। ये पेज नंबर आपके 32 में दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। वीडियोज़ लंबी होने की वजह से हम ज़्यादा रीड नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करें, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 33 में भी दिया गया है समाकलनात्मक चिंतन। जबकि कुछ सामाजिक वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक अन्वेषण के विकास के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य के लिए तुलनाओं के साथ चिंतन विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक परिघटनाओं के विश्लेषण का एक अभिन्न हिस्सा है। स्वानसन जिसने ये दावा किया है कि तुलनाओं के बिना चिंतन कल्पनातीत है। देख लीजिए यहाँ पे एक मेन पॉइंट निकल करके आया है यहाँ पे। ठीक है, इस उपागम का प्रतिनिधि है। उसके अनुसार किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तुलनाएं अंतर्निहित और सुव्यक्त सामाजिक वैज्ञानिकों के कार्य में व्याप्त होती है और आरंभ से ऐसा करती आई है। भूमिकाओं, संगठनों, समुदायों, संख्याओं, संस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों में तुलनाएं। स्वानसन जो कि 1971 में ये बोला था, प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम भी पुष्टि करता है कि तुलनात्मक पद्धति अनुसंधान यानी कि समाज शास्त्री को केवल वर्णनात्मक रहने से रोकने में सक्षम बनती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे रीड कर लेंगे, पेज नंबर 33 पे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति में तुलनाएं कैसे सहायता करती है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको प्रयोगात्मक पद्धति, ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आ जाएगा, बोलेगा कि इसके बारे में लिखें। अगर 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा तो इस तरीके से प्रयोगात्मक पद्धति किसी 2-3 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इस पे टिप्पणी करें। ठीक है, प्रयोगात्मक पद्धति। और दूसरा यहाँ पे केस स्टडी जो कि आपके पेज नंबर 35 में दिया गया है। ठीक, इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सांख्यिकी पद्धति भी दिया हुआ है, पेज नंबर 36 पे ऐतिहासिक पद्धति दिया गया है। ठीक, ये सब पद्धति के टाइप्स हैं। ठीक है, प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि तुलना की पद्धतियाँ, अगर कह दे कि राजनीति शास्त्र में अध्ययन में विद्वानों के अनेक प्रकार की तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। व्यापक रूप से प्रयोग के जानने वाला कुछ पद्धतियों के निम्न प्रकार हैं। यानी कि तुलना की पद्धति के कितने प्रकार हैं, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 यानी कि 5 प्रकार हैं। ठीक है, तुलना की पद्धतियों की कितनी प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला है प्रयोगात्मक पद्धति क्या है। देखिए मैंने बताया ना कि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्रयोगात्मक पद्धति क्या है, एक तुलनात्मक ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक परिघटना के अध्ययन के लिए यह पद्धति कहाँ तक उपयुक्त है, जो कि मैंने आपको पिछले यहाँ पे बता दिया था कि ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, प्रयोगात्मक पद्धति का समाज शास्त्रों में सीमित उपयोग है, फिर भी ये वो मॉडल या प्रतिमान उपलब्ध करती है जिस प्रकार अनेक तुलनावादी अपने अध्ययनों के आधारित करने की अभिलाषा करते हैं। सरल शब्दों में प्रयोगात्मक पद्धति 2 स्थितियों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे,
क्या आगे, प्रयोगात्मक पद्धति दो स्थितियों के बीच एक कारणात्मक संबंध स्थापित करना चाहती है। दूसरों शब्द में अगर बात करें हम प्रयोगात्मक पद्धति की, तो देखिए परीक्षण का लक्ष्य यह सिद्ध करना है कि एक स्थिति दूसरी स्थिति को उत्पन्न करती है या दूसरी स्थिति को एक निश्चित तरीके से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, यदि कोई अध्ययन या व्याख्या करना चाहे कि एक विशाल समूह समायोजन में बच्चों में अंग्रेजी में उनकी अभिव्यक्ति की योग्यता की दृष्टि से अंतर क्यों है, तो अनेक कारकों को इस क्षमता को प्रभावित करते हुए देखा जा सकता है, जैसे कि सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा के निपुणता, परिवेश से सुपरिचय etc। इस तरीके से आप इसके बारे में आगे लिख सकते हैं। पेज नंबर 35 पे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलिए इसमें मैंने देखा जो इम्पोर्टेंट था वही मैंने बताया आपको। अब आते हैं ब्लॉक 2 में। ब्लॉक 2 में आते हैं और इसमें देखते हैं कि अब तो हम लोगों ने उधर पढ़ा तुलना क्यों और तुलनात्मक पद्धति क्या है, इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ा। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन। सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं इसमें इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो वाले वीडियो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। इसलिए चूँकि ये एग्ज़ाम का समय है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है। पूरे बुक रीड करने के लिए पिछले कितने साल बीत गए आपको उसमें करनी चाहिए थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए मैं वही बता रहा हूँ। ये आप ज़रूर देखें, इससे आप खुद देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अगर इससे बाहर आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने सत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। देखिए इस यूनिट में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन में भेद कर सकेंगे, हम लोग अंतर बता सकेंगे। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन के विकास का वर्णन कर सकेंगे। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन के रूपों तथा उनकी प्रकृति एवं विशेषताओं की समीक्षा कर सकेंगे। अधिनायकवादी शासनों की विशेषताओं की पहचान कर सकेंगे और द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में स्थापित अधिनायकवादी शासनों की समीक्षा कर सकेंगे। ये पेज नंबर आपके 45 पे है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो सरकार, राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक शासन, जो कि पेज नंबर 46 पे दिया गया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कि देखिए सरकार, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक शासन तीनों शब्दों का प्रयोग चाहे पर्याय के रूप में हो, यानी कि एक जैसे समान के रूप में हो, किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसमें अंतर अवश्य है, अंतर ज़रूर है। सरकार, राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक शासन, ये 3 वर्ड हैं। तीनों को चाहे तो आप एक लाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर भी है, ठीक। अब इसमें क्या अंतर है यही हम जानेंगे कि सरकार, देखिए सरकार शब्द का प्रयोग जो है उस संस्थागत प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उस सिस्टम के लिए किया जाता है जिसके अनुसार सामूहिक तथा सामान्यता बाध्य निर्णय लिए तथा लागू किए जाते हैं। सरकार के मूल कार्य हैं जैसे कि कानून बनाना, कानून लागू करना तथा कानून की व्याख्या करना, यानी कि न्यायिक कार्य करना। यह तीनों कार्य क्रमशः किस शब्द के बारे में बात करें, तो सरकार शब्द, ठीक है। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका करती है, कौन, तो सरकार। समझ गए, ये सरकार के बारे में आपने जाना। अब देखिए राजनीतिक शासन अथवा राजनीतिक व्यवस्था अधिक वृहत है, यानी कि ये अधिक ज़्यादा मेल रखने वाला वर्ड है, क्योंकि देखिए राजनीतिक इसमें भी आ रहा है और राजनीतिक उसमें भी आ रहा है, जैसे कि राजनीतिक शासन या राजनीतिक व्यवस्था। अब देखिए इसका अर्थ इसलिए कि
इसमें न केवल सरकार के अंग और राज्य की राजनीतिक संस्थाएं शामिल होती हैं, परंतु उनकी संरचना, मूल्य और प्रक्रियाएं भी, जिनके द्वारा वे समाज के साथ अपने संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह भी है कि विभिन्न राजनीतिक शासनों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित की हुई होती हैं। जैसे कि राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण में जिन बातों का सामान्यतः ध्यान दिया जाता है वो कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे वो बातें हैं। यहाँ पे देखिए, शासन कौन करता है, क्या राजनीतिक भागीदारी की प्रक्रिया में केवल अभिजन वर्ग होते हैं अथवा सभी देशवासियों की भागीदारी होती है। ठीक, ये उसमें सामान्यता बताया गया है। किसमें, तो राजनीतिक शासन के जो वर्गीकरण किया गया है उसमें। जैसे कि आज्ञा पालन किस प्रकार होता है, क्या राजनीतिक व्यवस्था के आदेशों का पालन बल प्रयोग के द्वारा करवाया जाता है अथवा यह आम सहमति से, सौदेबाजी से या समझौतों के द्वारा होता है। इस तरीके से आप देख सकेंगे। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ देखें 4 5 6 7 8 9, ये 9 पॉइंट दिया गया है राजनीतिक शासन और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण का उद्देश्य, यानी कि जो राजनीतिक शासन है उसको क्यों बांटा गया और बांटा गया तो उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए, राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया के 3 उद्देश्य होते हैं। ये 3 इसका उद्देश्य था, इसलिए राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण किया गया। ठीक, पेज नंबर 47 पे है ये। देखिए, पहला क्या था कि राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण की प्रक्रिया सरकार और राजनीति को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें वे मुद्दे सम्मिलित होते हैं जिनकी व्याख्या पिछले हमने देखा, इसमें किसमें, तो इस वाले पॉइंट में। ठीक, अब दूसरी बात यह है कि वर्गीकरण की प्रक्रिया से किसी राजनीतिक प्रणाली विशेष के मूल्यांकन में सहायता मिलती है ताकि शासन की कुशलता में वृद्धि हो सके। और तीसरी बात यह है कि इन सामान्य मुद्दों के अतिरिक्त परिस्थिति विशेष में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान में भी सहायता मिलती है। ठीक, इस तरीके से मैंने इसमें ये राजनीतिक शासनों के वर्गीकरण का जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो मैंने बता दिया। पेज नंबर 47 है, आप भी इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। देखिए, बहुलवादी लोकतांत्रिक शासनों की क्या विशेषताएं हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पेज नंबर 50 पे एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुलवादी। ठीक है, यानी कह रहा है कि बहुलवादी लोकतांत्रिक शासनों की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक शासनों का विकास। ठीक, यहाँ देखिए, अमेरिकी शासन प्रणाली पर आधारित बहुलवादी लोकतांत्रिक प्रणाली शक्ति पृथक्करण एवं रुकावट और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होती है। संवैधानिक प्रावधान संस्थागत बिखराव यानी कि फ्रैगमेंटेशन को मान्यता देते हैं। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, दी नीदरलैंड्स तथा स्विट्जरलैंड जैसे देश जिनमें अनेक धार्मिक, वैचारिक, क्षेत्रीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उन्हें आम सहमति कॉन्स्टिट्यूशनल और लोकतांत्रिक शासन भी कहा जा सकता है। यहाँ पे इसका ये आंसर दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 50 पे ही। चलिए, यहाँ से यहाँ तक आप इसे आप देख लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुलवादी लोकतांत्रिक शासनों की क्या विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विकासशील देशों में लोकतांत्रिक पद्धतियों की सफलता के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको यहाँ से ये थोड़ा सा रीड करके आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी शासन में क्या अंतर है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अधिनायकवादी, देखिए यहाँ पे दिया है अधिनायकवादी। ठीक है, पेज नंबर आपका है 53।
और क्या है सर्वाधिकारवादी शासन में क्या अंतर है। तो देखें यहाँ पे ये आपका लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शासनों में उनके उद्देश्यों तथा उनकी उपलब्धि के साधनों के आधार पर भेद किया जाता है। अधिनायकवादी शासन स्वयं यह तय करते हैं कि व्यक्ति के हित में क्या है। ठीक, कौन? तो अधिनायकवादी शासन स्वयं यह तय करते हैं कि व्यक्ति के हित में क्या है। और यहाँ देखिए अधिनायकवादी यानी कि ऑथोरिटेरियन शासन तथा सर्वाधिकारकवादी यानी कि टोटलिटेरियन रिजीम शासन एक ही व्यवस्था नहीं है। सर्वाधिक व्यवस्था में आधुनिक तानाशाही के तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण होता है तथा राजनीतिक, सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन सभी को सैनिक कमान की भांति एक सूत्र में बांध दिया जाता है। इन अर्थों में यह अतीत की सभी अतिवादी उत्पीड़क शासन प्रणालियों से अधिक कठोर है। सर्वाधिकार का जनसाधारण की गतिविधि पर अबाध नियंत्रण होता है। इस अर्थ में सर्वाधिकारवाद वास्तव में 20वीं शताब्दी की ही देन है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे अधिनायकवादी और यहाँ पे सर्वाधिकारवादी में डिफरेंस बता सकते हैं। पेज नंबर 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अधिनायकवादी शासन की 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये इसके प्रमुख है अधिनायकवादी शासन की विशेषताएं हैं। इसमें से आपको 1, 2, 3 पॉइंट आपको लिख करके चले आना है। ठीक है, चलिए ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। पेज नंबर 55 पे यहाँ पे यूनिट 3 खत्म होता है। यहाँ सब स्टार्ट होता है यूनिट 4। चलिए यूनिट 4 में क्या है? नागरिक सैन्य संबंध, भारत चीन राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप की व्यवस्था। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए और हम इसमें क्या क्या सीख सकेंगे। नागरिक सैन्य संबंधों के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करने। दूसरा, सैनिक शासन और उनकी विशेषताओं का वर्णन करना, ये भी सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के सैनिक शासन की पहचान करना, ये भी सीखेंगे। समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए सैनिक शासन के परिणामों का वर्णन करना सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे कि नागरिक सैनिक संबंध। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे क्या दिया गया है कि शुरुआत में सेना, नागरिक और नागरिक सैन्य संबंध शब्दों की परिभाषा स्पष्ट करना उपयोगी रहेगा। कि देखिए सैन्य की एक मानक परिभाषा राज्य संयोजन के सभी क्षेत्रों और वर्दीधारी सशस्त्र सेवाओं का उल्लेख करती है, जो कि परिभाषा के 3 मापदंडों को साझा करते हैं। पहला, युद्ध के हथियारों पर उनका अधिकार होना। दूसरा, उनका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्र राज्य और उसके नागरिकों की बाहरी सेना से खतरों के खिलाफ रक्षा करना। तीसरा, वे राज्य के यंत्र के रूप में विधि सम्मत और वैध है। ठीक है, इस तरीके से ये किसने बताया था? एडमंड्स ने। ठीक है, ये 1988 में ये लिखा था। ठीक, पेज नंबर आपका 59 है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए अब जहाँ तक आती है बात भारत में आज़ादी के बाद सेना की अराजनीतिक प्रकृति की व्यवस्था परंपरा रही है। आज़ादी के बाद से लंबे समय तक सेना को कमोबेश विदेश और सुरक्षा नीतियों के मामलों में किसी भी निर्णय लेने से बाहर रखा गया था। यानी कि सेना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था आज़ादी के बाद भी। ठीक, चीन के साथ 1962 में युद्ध के बाद बाहरी सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता बढ़ी, लेकिन सेना को राज्य की किसी महत्वपूर्ण मामले में कोई भूमिका नहीं दी गई। ठीक है, सेना की नागरिक नेतृत्व और सेना के बीच संबंध कभी समतल नहीं रहे। ऐसे कुछ मौके आए जब सेना और उसके राजनीतिक आकाओं के बीच खींचातानी शुरू हुई। इससे
कहीं अधिक अच्छा उदाहरण जैसे कि अब तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल, ठीक, बाद में फील्ड मार्शल थिम्या का है, ठीक है, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को अपना इस्तीफा सौंपते हुए वापस सिर्फ इसलिए ले लिया कि कुछ घंटे बाद उनके पाकिस्तानी समकक्ष दिल्ली आने वाले थे। कई वर्षों बाद सेना की एक टुकड़ी को उसके असैनिक काल में बिना नागरिक नेतृत्व की आवश्यक अनुमति के एक गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या की आकांक्षा को देखते हुए स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक, रोक दिया गया था। पेज नंबर 61 आप देख लेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके, जैसे देखिए मार्क्सवादी निर्देशित राज्यों में नागरिक सैन्य संबंध की प्रकृति क्या है, जो मैंने पीछे बताया, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक गतिविधि की लंबे समय तक अनुपस्थिति ने पाकिस्तान की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ठीक है। राजनीतिक गतिविधि की लंबे समय तक जो अनुपस्थिति थी उसने पाकिस्तान की राजनीति को कैसे प्रभावित किया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बट इसे आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए सैनिक शासन के प्रकार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे अब आमतौर पे देखा जाए कि अलग अलग सैनिक शासन को राज्य के निर्णय लेने की संरचना में सैन्य बलों के स्थान या वे अपने द्वारा धारण की गई शक्ति के साथ करते हैं, उसके आधार पर उनमें अंतर भी किया जा सकता है। जैसे कि शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में सेना द्वारा निभाई गई भूमिका परिवर्तित होती रहती है। हम विस्तृत तौर पर यहाँ 2 प्रकार में अंतर कर सकते हैं। पहला कि आप सैनिक सरकार जैसे कि मिलिट्री जुंटा, जिसमें सर्वोच्च नीति बनाने वाले अंग में एक जुंटा या तीनों सेनाओं जैसे कि सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की एक कमाल परिषद होती है, ठीक। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सैन्य तानाशाही किन तरीकों से सर्वसत्तावादी तानाशाही से अलग है, ठीक। देखिए सैन्य तानाशाही जो कि मैंने बताया इधर, सैन्य तानाशाही, देखिए सैन्य शासन राजनीतिक प्रकृति के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करता है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सैन्य नेता विरोध प्रदर्शन और लोगों के एक स्थान पर एकत्रीकरण को रोकते हैं। अक्सर उनके कार्यकाल की पहली कार्रवाई प्रेस से सेंसरशिप और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की होती है, ठीक है। पेज नंबर 67 में ये दिया गया है, आप इसे देख लेंगे। हंटिंगटन के अनुसार एक राज्य की राजनीतिक प्रगति में एक मुख्य कारक क्या है, ठीक है, यानी कि जो कि हंटिंगटन के अनुसार, ठीक है। देखिए यहाँ पे हंटिंगटन के अनुसार, ठीक है। तो देखिए पेज नंबर ये आपका दिया गया है 52 पे हंटिंगटन, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर 52 आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता दें कि सैन्य शासन द्वारा शासन करने की विशिष्ट रणनीतियाँ क्या है। तो इसकी रणनीतियाँ यहाँ पे आपको दे दिया गया है। देखिए शासन की रणनीतियाँ, ठीक है, शासन की रणनीतियाँ, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसे देखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए ब्लॉक 3 की बात करते हैं। अब ब्लॉक 2 ख़त्म हो गया और ब्लॉक 3 की बात करते हैं। अब चलिए ब्लॉक 3 में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक नज़र डालिए। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का अर्थ बता पाएंगे कब, जब इस ब्लॉक को पढ़ेंगे तब। अगला है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा कर पाएंगे। कौन, आप, कैसे, तो जब ये पढ़ लेंगे ब्लॉक 3 तब। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान कर पाएंगे और सरकार के संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों की भी तुलना कर पाएंगे। कैसे, तो जब ये हम ब्लॉक 3 पढ़ लेंगे, ब्लॉक 3 पढ़ लेंगे तब। यूनिट 5 है, इसमें हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं क्या है, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप से है। पेज नंबर बता दूं मैं 74 पे है ये, पेज नंबर 74। ठीक है, संसदीय प्रणाली का अर्थ और उसकी विशेषताएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसदीय प्रणाली का मतलब सरकार के उस रूप में है जिसमें सरकार की कार्यपालिका और विधानसभा शाखाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसमें कार्यपालिका विधानसभा से तय की जाती है, जो इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती है और इसके द्वारा खारिज भी की जा सकती है। J.W. गवर्नर 1952 का कहना, 1952 में ये जो J.W. गवर्नर, इनकी मृत्यु हो गई थी, का कहना है कि सरकार का संसदीय रूप वह व्यवस्था है जिसमें अविलंब और कानूनी तौर पर वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रालय या मंत्रिमंडल अपनी राजनीतिक नीतियों और कार्यों के लिए विधानसभा या इसकी किसी एक शाखा, आमतौर पर सदन के प्रति जिम्मेदार होती है, जबकि शीर्ष या सांकेतिक कार्यपालक राज्य के मुखिया लापरवाही की जिम्मेदार लेता है। ठीक, इस प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी और इसे भारत, जापान, जर्मनी, इटली, स्वीडन, कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपनाया है। संसदीय प्रणाली की अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि राष्ट्रपति प्रणाली से अलग होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो 2 कार्यकारी प्रमुख है फर्स्ट, दूसरा है कार्यपालिका और विधानसभा, तीसरा है सामूहिक जिम्मेदारी, चौथा है सरकार के प्रमुख का नेतृत्व, पांचवा है तय विधि अवधि का अभाव। ठीक है, ये इनके क्या है विशेषताएं हैं, किसके? तो संसदीय प्रणाली का। समझ गए? अब जैसे कि आप जानते हैं कार्यपालिका क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं, अगर आएगा भी तो आप लिख सकते हैं। पेज नंबर बता दूं 75 पे दिया गया है। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सामूहिक जिम्मेदारी का एक सिद्धांत संसदीय प्रणालियों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सिद्धांत बताता है कि संपूर्ण रूप से मंत्री परिषद को सार्वजनिक रूप से और साथ ही विधानसभा में सभी सरकारी निर्णयों का समर्थन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि सरकार के सभी कार्यों के लिए मंत्री परिषद समान रूप से जिम्मेदार है और इसलिए सामूहिक नीतिगत निर्णय के बाद मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य सरकार के कार्यों को रद्द नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल के लिए गए निर्णयों को सामूहिक निर्णयों के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 76। चलिए नेक्स्ट, जैसे देखिए मैंने बताया ना कि सरकार का संसदीय स्वरूप क्या है, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं बताएं, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सामूहिक जिम्मेदारी क्या होती है, मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट, अगला है राष्ट्रपति प्रणाली का क्या अर्थ है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति प्रणाली सरकार का वह स्वरूप है जिसमें सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाएं अलग होती हैं और दोनों में ही आपसी स्वतंत्रता होती है। इसमें कार्यपालिका और विधानसभा को अलग से चुना जाता है और इनके पास स्वतंत्र शक्तियां होती है, खुद का जो फंडामेंटल्स जो इंडिपेंडेंट जो पावर होते हैं वो इनके पास रहते हैं और कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा को जवाबदेह नहीं होती है और न ही इसे विधानसभा द्वारा भंग किया जा सकता है। J.W. गवर्नर के अनुसार राष्ट्रपति सरकार ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यकारी जैसे कि राज्य के प्रमुख और उनके मंत्रियों सहित अपनी अवधि या कार्यकाल में मामले में संवैधानिक रूप से विधानसभा से स्वतंत्र होते हैं और यह अपनी राजनीतिक नीतियों के लिए विधानसभा के जवाबदेह नहीं होते। इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड जो स्टेट जो है अमेरिका, जहां यह प्रणाली पैदा हुई और इसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, चिली, कोलंबिया etc में अपनाया। यह प्रणाली अफ्रीकी देशों जैसे कि घाना, केन्या, जिम्बाब्वे etc और कुछ एशियाई देशों जैसे कि इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस etc में भी मौजूद है। राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।
तो इसे आप देख लेंगे, बहुत यहाँ पे शॉर्ट में आंसर दिया। संसदीय प्रणाली की तरह ही राष्ट्रपति प्रणाली की भी अपनी विशेषताएं हैं जो इसे संसदीय प्रणाली से अलग करती है। इसकी प्रमुख विशेषता होंगे एक ही मुखिया, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य, कानून बनाने का अधिकार, और लास्ट है कार्यालयों की तय अवधि, समय। ठीक है, अब देखिए जो इसमें इसके जो विशेषताएं हैं इनका एक अलग अलग करके पेज नंबर 79 पे दिया गया अलग अलग ये विशेषताएं, जो जैसे एक ही मुखिया है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि एक ही मुखिया क्या होता है। तो राष्ट्रपति प्रणाली में एक भी निर्वाचित व्यक्ति होता है, एक भी निर्वाचित व्यक्ति होता है जिससे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। और जैसा कि एंड्रयू हैवुड का कहना है कि यह व्यक्ति दो ताज पहनता है। कौन? तो राष्ट्रपति दो ताज पहनता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति राज्य और सरकार का मुखिया होता है। ठीक, वह सरकार को निर्देश देता है और राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाता है और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है। हालांकि राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में बहुत कमजोर होता है। अच्छा, और संसदीय प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री की तुलना में विधानसभा और इसके सदस्यों पर उसका नियंत्रण कम होता है, क्योंकि इस प्रणाली में शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है पावर को। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 80 पे ये दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने बताया ना कि राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्तियों का विभाजन के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो मैंने जैसे अभी शक्तियों के विभाजन है, इसके सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, शक्तियों का विभाजन। अब सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को परिभाषित करने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता है इसमें शक्तियों का विभाजन करना, जिसका अर्थ है कि शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से सरकार की 3 शाखाओं विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया जाता है। इस तरीके से आप इसे रीड कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको आप जान लीजिए। राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका संसदीय सरकार की कार्यपालिका की तुलना में कानून बनाने का बहुत ही कम अधिकार रखती है। अमेरिकी राष्ट्रपति एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कांग्रेस, संयुक्त राज्य अमेरिका की विधानसभा जैसे द्वारा पारित कानून को वीटो खारिज कर सकता है, लेकिन कार्यपालिका 2/3 बहुमत मतों के साथ इस वीटो को ही खारिज कर सकती है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान इसमें दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पेज नंबर 82 पे दिया गया है, पेज नंबर 82। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके बुक में एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि एक संसदीय प्रणाली, दूसरा राष्ट्रपति प्रणाली के 2 मुख्य फायदे और 2 मुख्य नुकसान बताइए। तो आप यहाँ से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, थोड़ा सा एनर्जी भी तो देखना है अपना। अब देखिए संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच परिभाषा का क्या अंतर है? संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय जो कि मैंने पीछे बताया, संसदीय यहाँ पे दिया गया है, प्रणाली के फायदे और नुकसान दिया गया है, और राष्ट्रपति प्रणाली के फायदे और नुकसान दिया गया है। तो देखिए संसदीय प्रणाली समर्थकों का तर्क है कि यह प्रणाली राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में बहुत बेहतर है, क्योंकि यह निम्न लाभ प्रदान करती है। कौन सी लाभ जी? तो सबसे पहले राष्ट्रपति प्रणाली की विधानसभा की तुलना में संसदीय प्रणाली के विधानसभा के सदस्य कार्यकारी शाखा को अधिक सहयोग देते हैं। दूसरा, सरकार अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह होती है, क्योंकि सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से अपने अपने विभाग की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होते हैं। दूसरा है, देखिए यहाँ पे अंतर इसमें आ गया। यहाँ पे संसदीय प्रणाली की तरह ही राष्ट्रपति प्रणाली भी की अपनी शक्तियाँ और कमजोरियाँ होती हैं। अभी अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रपति प्रणाली आगे बताए हुए फायदों की वजह से संसदीय प्रणाली से बेहतर होती है। ये आपका डिफरेंस हो गया, मैंने ही इसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप आराम से लिख सकते हैं पेज नंबर 82 और 83। ठीक है,
चलिए ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 6 में आते हैं। यूनिट 6 में देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा एक नज़र यहाँ डालिए, इसमें हम सीखेंगे क्या, पहले ये जानना ज़रूरी है। संघीय और एकात्मक प्रणाली के मूल तत्वों को पहचानने में। दूसरा, संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच क्या अंतर है, अंतर कैसे कर सकते हैं। संघीय और एकात्मक प्रणाली की बदलती प्रकृति की व्याख्या कैसे की जाती है, इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं इस यूनिट में। और बहुत नॉलेज भी लेना ज़रूरी है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करके घर बैठ जाना ये कोई बहादुरी की बात नहीं होती है। नॉलेज मेन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। अब देखिए, अब नॉलेज भी ले तो पूरा फुल ले, हाफ नहीं, क्योंकि एक कोटेशन आता है कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, आधा जानकारी खतरनाक होता है, ठीक है। जैसे हम, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि इनार में कूदना है, ठीक है, आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इनार में कूद जाएंगे, अगर आप कूद जाते हैं तो फिर उसमें से निकलेंगे कैसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप जो भी पढ़ें उसको डिटेल्स में पढ़ें, पूरी जानकारी लें, हाफ ना लें। सिर्फ अगर आप बाइक चलाना जानते हैं, बंद करना जानते ही नहीं, तो आप चलाते चलाते क्या हो जाइएगा, कहीं आपकी एक्सीडेंट भी हो सकता है, आप क्या बोलते, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संघीय व्यवस्था की विकास, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शक्ति का विभाजन, ये जो कि पिछले यूनिट में भी हम लोगों ने पढ़ा था। संघीय व्यवस्था का विकास, पेज नंबर 88। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको रीड ज़रूर करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का पहला संघीय रूप अस्तित्व में आया। जब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में 13 उपनिवेश ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रित से मुक्त हो गए, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हो गए तो उन्होंने पहली बार एक परिसंघ की स्थापना की। जैसा कि यह परिसंघ तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त साबित हुआ, तब 1789 में राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में एक साथ मिलकर एक संघीय संविधान का मसौदा किया, यानी कि एक बात तैयार किया। राज्यों ने केंद्र में सरकार का एक ढांचा तैयार किया और इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी जो स्वयं के साथ अविशिष्ट शक्तियों को बनाए रखती थी, ठीक है। इस तरीके से संघीय व्यवस्था का विकास हुआ, ठीक है। इसमें और भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 88 एंड 89। अब बात करते हैं हम शक्ति का विभाजन। हालांकि शक्ति के विभाजन का तरीका और व्यवस्था विभिन्न व्यवस्थाओं से भिन्न होती है, अलग होती है, जबकि एक संघवाद की मुख्य विशेषता संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है। यह उन विषयों को निर्देशित करके प्राप्त किया जा सकता है जिन पर संघीय या केंद्र सरकार का अन्य अधिकार क्षेत्र है, ठीक। अब देखिए, एक होता है लिखित संविधान, जो कि लिखित संविधान होता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एक सुसंबद्ध प्रकृति में है, इसे लिखित रूप दिया जाना आवश्यक है। एक संघीय व्यवस्था उन क्षेत्रों को निर्देशित करती है जिन पर केंद्र और राज्यों का अधिकार क्षेत्र होता है। पेज नंबर 90, इसे आप देख लेंगे। देखिए, एकात्मक व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। एकात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था की तुलना में बहुत पुरानी है। जैसा कि पहले कहा गया था कि आधुनिक एकात्मक व्यवस्था पद चिन्हों को सामंतवाद के पतन और यूरोप में पूर्ण राजशाही के उदय से लगाया जा सकता है। यह राजा और उसके मंत्रियों को राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने के संदर्भ में है। उस संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को थॉमस हॉब्स और जीन बोर्डिन के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, ठीक। एकात्मक व्यवस्था की मूल विशेषताएं, जो कि खास जो विशेषताएं हैं, ये आप
जान लेंगे। यह एक राजनीतिक प्रणाली है जहां शक्तियों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक केंद्रित सत्ता, चाहे एक गणतांत्रिक सत्ता या सम्राट में निहित किया जाता है, जो निचले स्तर की शक्ति को हस्तांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता, और जो स्थानीय या क्षेत्रीय या प्रांतीय या उप राष्ट्रीय स्वायत्तता के लिए प्रदान कर सकता है। सरल शब्द में अगर बात करें तो सरकार के एकात्मक रूप में सभी अधिकार केंद्रीय सत्ता में निहित होते हैं, और केंद्रीय स्तर पर सरकार के 3 अंगों के बीच शक्ति का अलगाव हो सकता है। ठीक है, पेज नंबर 93। ये जो दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, एक संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, जो कि मैंने पीछे बता दिया। संघवाद के स्वरूप का विकास कैसे होता है, ये मैंने पीछे बताया। एकात्मक व्यवस्था क्या है, मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने खुद एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुन करके आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए, जो चीज़ें सुन करके जल्दी याद होती है वो पढ़ करके जल्दी से याद नहीं होती है। हालांकि पढ़ना भी ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहता हूँ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सुन करके जल्दी थोड़ा याद हो जाता है, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया है, संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था में अंतर। हमने पिछले संभागों में देखा कि कुछ मामलों में संघीय और एकात्मक प्रणाली के बीच बहुत भिन्नताएं हैं, या तो संघीय प्रणाली एकात्मक प्रणाली के कुछ तत्वों का अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, या इसके विपरीत होता है। इसलिए जब हम इन दोनों प्रणालियों के अनुभवजन्य कार्यान्वयन को देखते हुए तो बहुत सारी समानताएं दृष्टिगोचर होती है, लेकिन इन अभिसरणों के बावजूद कुछ अंतर हैं जिन्हें उजागर किया जा सकता है और दोनों के बीच अंतर करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो मतभेदों को उजागर करते हैं। जैसे पहला है शक्ति स्रोत, दूसरा है शक्ति की प्रकृति, और तीसरा है क्षेत्रीय सीमांकन, चौथा है विकेंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण, और पांचवा है कार्यात्मक स्वायत्तता। इन पांचों पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, शक्ति के मैं बताया यहाँ पे दिया गया है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक 3 ख़त्म होता है। अब आइए ब्लॉक 4 की बात करते हैं। ब्लॉक 4 में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट 7 में हम क्या क्या जान सकते हैं। पहले ये देखेंगे, कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया गया है। राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होता है, ये कैसे दिया जाता है, ये जानेंगे। एक लोकतंत्र में दलों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करना, ये जानेंगे। विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्थाओं की पहचान करना, ये भी जानेंगे। दलीय नीति और संगठन के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करना, ये जानेंगे। और एक लोकतांत्रिक संरचना में राजनीतिक दलों के महत्व का विश्लेषण करना, ये हम जानेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले बात आती है, चलिए नेक्स्ट, राजनीतिक दल। सबसे पहले बात है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेज नंबर 102 पे दिया गया है। राजनीतिक दलों के बिना एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना करना कठिन है। वो राजनीतिक दल ही है जो लोगों को सामान्य आधार पर एकत्रित करता है, यानी कि यूनिटी बनाए रखता है, उन्हें संगठित करता है, जनमत का निर्माण करता है और अपने समर्थकों की ओर से उसे एक व्यापक मोर्चा और प्रस्तुत करता है। परंतु अपने विकास के प्रारंभिक वर्षों में लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य तक दलीय संगठनों और उनसे जुड़ने वाली जनता को संदेह और चिंता की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हित में खर्च के समाज के अंतर विरोधी समूहों की सेवा में जुटे समूहों को दल के नाम से न बुलाकर अपमानजनक तरीके से गुट कहा जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध जाकर नागरिक अधिकारों और निर्वाचकीय मताधिकार के विस्तार के साथ राजनीतिक दलों को स्वीकृत और लोकप्रिय मिलनी शुरू हुई। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। पेज नंबर 102 एंड 103। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे तो राजनीतिक दल आपको समझ में आ जाएगा और मैंने भी एक्सप्लेन किया। चलिए यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया, राजनीतिक दलों की
ये परिभाषा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, राजनीतिक दलों के कुछ पहलुओं और आयामों पर ध्यान देते और अन्य के बारे में चूक जाते हैं। जैसा कि व्हाइट ने उजागर किया है, सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों पर कुछ उम्मीदवारों के नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करते। ऐसे कुछ छोटे दल होते हैं जिनकी सरकारी या संसदीय सीटों की प्राप्ति में दिलचस्पी नहीं होती। इसके स्थान पर ये अपनी आवाज़ एक विशिष्ट पहचान या अस्थायी दावों के पक्ष में उठाने का कार्य करती है। ठीक, जब हम राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य स्थानीय समकक्षों के साथ सीमित और सविराम संबंध लाने श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक ढीले तरीके से जुड़ा हुआ समूह नहीं है, बल्कि हमारी परिभाषा के लिए आवश्यक है। ठीक है, पेज नंबर 104 इसको आप पढ़ लेंगे। दलों के यानी जो दल है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इस वाले पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 105। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि दल की अपनी परिभाषा दे। एडमंड बर्क जिन दो पहलुओं पर बल देते हैं वे क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन था आपका कि जो एडमंड बर्क जिन दो पहलुओं पर बल देते हैं वे क्या हैं। तो देखें यहाँ पेज नंबर आपका 103 पे दिया है। यहाँ पे देखिए कि एडमंड बर्क ने एक दल की परिभाषा व्यक्तियों का एक समूह जो किसी निश्चित सिद्धांत जिस पर वे सहमत हो पर चलते हुए अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे होते हैं कि उन्होंने प्रस्तुत की। यहाँ पे देखिए यह दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था कि राजनीतिक दलों को किस प्रकार विचारधारात्मक संगठनों और संघों और क्लबों से अलग किया जा सकता है। ठीक है, राजनीतिक दलों को किस प्रकार विचारधारात्मक, ठीक है, तो ये राजनीतिक दल है और यहाँ पे इसमें इसी में आप इसको इस तरीके से आप पढ़ करके और इसमें इसका आंसर आप दे सकते हैं। बहुत इजी है, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए द्विदलीय व्यवस्था एक यहाँ पे पॉइंट है 108 पे, इसको आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे। और बहुदलीय व्यवस्था, ये आप दोनों अच्छे तरीके से आप इसको रीड कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं गठबंधन सरकार को परिभाषित कीजिए। गठबंधन सरकार, गठबंधन तो आप जानते ही हैं, आजकल तो हिंदुस्तान में बहुत आम हो गया है। कोई भी पार्टी अगर कहीं से भी हारती है तो वो एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, गठबंधन कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। उसी के बारे में ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक पार्टी हार रहा है तो फिर दूसरे पार्टी में वो गठबंधन कर रहा है, फिर उसको छोड़ करके फिर तीसरे में से गठबंधन कर ले रहा है। इस तरीके से आप गठबंधन को आप परिभाषित कर सकते हैं। देखिए गठबंधन जो है उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 110 पे दिया है। भारत एक व्यवस्थित बहुदलीय लोकतंत्र है जिसमें राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर के दल है। भारतीय चुनाव आयोग के हाल के प्रकाशन के अनुसार पंजीकृत दलों की कुल संख्या 2599 है, जिसमें 8 राष्ट्रीय दल और 53 जो है राज्य स्तर के दल और 2538 मान्यता रहित दल है। बहुल दल राज्य और केंद्र दोनों में गठबंधन सरकार के निर्माण के लिए आपसी सहयोग देते हैं। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। आप नेक्स्ट है आपका एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था में भेद करें, यानी कि अंतर को बताएं। एक प्रभुत्व दलीय व्यवस्था और एक दलीय व्यवस्था, ठीक है। इसी में जो कि इसके पहले मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आगे यूनिट 8 में, यूनिट 7 वहीं पे ख़त्म होता है। अब यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे
कि इसमें क्या क्या सीखेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे दबाव समूह के अर्थ और विशेषताओं की व्यवस्था, दबाव समूहों और राजनीतिक दलों, हित समूहों, नागरिक समाज के बीच में अंतर करना सीखेंगे, दबाव समूहों का वर्गीकरण करना सीखेंगे, दबाव समूहों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली पद्धतियों, रणनीतियों और तकनीकों का वर्णन करना सीखेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूहों की भूमिका की व्यवस्था सीखेंगे, व्याख्या करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 8 है, इसमें जो दबाव समूह, इसका यूनिट का नाम है दबाव समूह। ठीक है, दबाव समूह का परिभाषा क्या होता है ये पहले जानेंगे, उसके बाद में दबाव समूहों की उत्पत्ति कैसे हुई, दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूह जैसे कि दबाव समूह और हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल, दबाव समूह और नागरिक समाज गठबंधन, इस तरीके से करके हम लोग कुछ जो मेन पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उस पर मैं डिस्कस करूँगा, बाकी को मैं छोड़ दूँगा क्योंकि वीडियोस भी लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप, लेकिन ज़्यादा लंबी भी नहीं हो रही है, 1-2 घंटा अच्छा है, इससे कोई लंबी भी नहीं होगी। चलिए, दबाव समूहों की परिभाषा क्या है जी? तो दबाव समूह को एक सर्वमान्य परिभाषा से परिभाषित करने का कार्य कठिन है, लेकिन दबाव समूहों की निम्नलिखित परिभाषाओं पर हम विचार कर सकते हैं। देखिए, पहला परिभाषा क्या है कि संगठित समूह जिनके पास औपचारिक संरचना और वास्तविक साझे हित होते हैं, जहां तक कि वे सार्वजनिक निकायों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये किसने कहा था? WJM मैकेंजी ने ये परिभाषा दिया था। सेकंड परिभाषा है संगठन जो कि सार्वजनिक निकायों की नीति को अपनी चुनी हुई दिशा में प्रभावित करने का प्रयास करने हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देश के शासन की जिम्मेदारी लेने के लिए स्वयं कभी तैयार नहीं होते। ये किसने कहा था? सैमुअल फाइनर ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक और डिफिनेशन दिया गया है कि एक साझे हित विश्वास किया या उद्देश्य द्वारा जुड़े व्यक्तियों का एक संघ है जो अनुकूल नीतियों, विधि निर्माण और परिस्थितियों के रूप में सत्ता के अनुमोदन और सहयोग की प्राप्ति द्वारा दूसरे समूहों की तुलना उठाने का प्रयास करना है। ये किसने बोला था? पीटर शिप्ली ने। पेज नंबर 117 पे ये दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। और भी यहाँ पे परिभाषा एक दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये जो संगठन जो सार्वजनिक पद की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार न होते हुए सरकारी नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ये किसने कहा था? NC हंट ने। ये 4 परिभाषा इसमें लोगों ने अपना अपना परिभाषा दिया है, किसका? दबाव समूह की। ठीक है, अब इसमें बात यह है कि जो दबाव समूह है, इसमें जो इसका जो परिभाषा है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि देखिए, अपने बल में अंतर के बावजूद ये परिभाषा स्पष्ट कर देती है कि दबाव समूह स्वयं सेवी सामाजिक समूह होते हैं जिनकी विशेष विश्वास, उत्पाद, सक्रियता और जिसके माध्यम से वे उस परिवर्तन को लाना चाहते हैं जिसे वांछनीय समझते हैं और या अवांछनीय परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। इनकी सक्रियता, जिसे अक्सर दबाव राजनीति का नाम दिया जाता है, का संबंध सरकार और अन्य राज्य उपकरणों जैसे विधान पालिकाओं, कार्यपालिकाओं या निर्णय प्रणाली और लोक नीतियों के कार्य के जिम्मेदार पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने में होता है। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे दिया गया कि दबाव समूह आकार और प्रभाव तथा साथ ही साथ क्रिया के क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कुछ तुलनात्मक दृष्टि से छोटे होते हैं, अत्यधिक विशिष्ट हितों के आधार पर निर्मित और संस्थानीय आंतरिक स्तर पर क्रियान्वित होते हैं, जबकि अन्य दबाव समूह अत्यंत विशाल और शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जाना दबाव समूह की परिभाषा। ठीक है, अब हम दबाव समूह की जो उत्पत्ति है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्राचीन ये नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु का उनकी पुस्तक पॉलिटिक्स में प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। स्वभाव से क्या है? वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज के लिए काम करने वाला है। अरस्तु के इस विचार का अर्थ है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता और एक सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य है वो दुनिया में अकेला रह ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना हो बड़ा आदमी हो या कितना हो गरीब आदमी हो या कितना हो छोटा हो या
बड़ा हो, ठीक है, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बड़ी बात ये है कि वो अकेला इस दुनिया में रह नहीं सकता। आगे मनुष्य का ये व्यवहार उन्हें जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक समूहों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। अतः जैसा कि अनेक विद्वानों ने सुझाव दिया है, मानव समाज के संगठन के प्रारंभ के समय समाज में ऐसे समूह थे जिनका स्वरूप और क्रियाकलाप उनसे मिलते जुलते हैं, उन्हें हम आज दबाव समूह के रूप में पहचानते हैं। इस संबंध में समूहों और समूह राजनीति को मानव समाज कि जितना पुरातन माना जा सकता है। समाज के विभिन्न भागों से जुड़े लोग, चाहे वह धर्म, जाति, निर्जातीयता, व्यवसाय, मजदूर संघ, किसान ही क्यों न हो, साथ में आए और अपने हितों में आगे बढ़ने के लिए स्वेच्छा से अपने आप को संगठित किया। ठीक है, एक पॉइंट ज़रा सा यहाँ पे देखें सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के पश्चात दबाव समूहों को आधुनिक युग में ख्याति प्राप्त हुई। यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। लोकतांत्रिक अधिकारों, विचारों और मूल्यों के प्रसार फलस्वरूप दबाव समूहों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। नए दबाव समूहों में प्रमुख वे हैं जो अल्पसंख्यकों और महिलाओं से जुड़े हैं। ये सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के लिए साथ में आए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनका दमन न हो। उदाहरण के जैसे दास व्यापार विरोध करने के लिए 1787 में ब्रिटेन में अबालिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इसी प्रकार एक विश्वव्यापी नारी मताधिकार आंदोलन के प्रयास के लक्ष्य से 1866 में फ्रांस में सोसाइटी फॉर वीमेंस राइट्स की स्थापना की गई। अतः 19वीं सदी के अंत तक व्यापार समूहों, मजदूर संघों इत्यादि के हितों का दावा करने वाले अनेक ऐसे समूह अधिकांश औद्योगिक समाजों को परिचालित हो चुके थे। दबाव समूह द्वारा लोकतांत्रिक राजनीति में ख्याति प्राप्त करने के बावजूद राजनीतिक विज्ञान के विषय ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी भूमिकाओं और प्रभाव को शायद ही कोई ध्यान दिया था। एक बात मैं बता दूं कि एक अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिक जिन्हें ग्रुप थ्योरी का संस्थापक माना जाता है, ग्रुप थ्योरी का उन्हें संस्थापक माना जाता है, आर्थर एफ बेटली ने 1908 में लिखा कि केवल सामूहिक गतिविधियों के विश्लेषण के माध्यम से सरकार के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में जाकर समूह की राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक वैज्ञानिकों को आकर्षित करना प्रारंभ किया। राजनीति के अध्ययन समूह केंद्रित उपागम के पथ प्रदर्शक के डेविड बी ट्रमैन और लेथम WJM मैकेंजी SE फाइनर और जोसेफ लायालोम्बस। चलिए, ये हो गया आपका दबाव समूह की उत्पत्ति कब हुई, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब आगे हम बढ़ते हैं कि दबाव समूह और हित समूह में क्या डिफरेंस है। ये ज़रा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं और हल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इसको रीड कर सकते हैं। पेज नंबर 120, पेज नंबर 121 पे ये दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, दबाव समूहों की परिभाषा दे। दबाव समूह हित समूहों से किस प्रकार भिन्न है, मैंने अभी उधर बताया। दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बीच अंतर स्पष्ट करें, मैंने ये बताया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों आप इसे अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दबाव समूह और नागरिक समाज संगठन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको रीड कर लेंगे। अब ये ना सोचिए कि सर ने इतना पूरा बुक का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेकिन आप इसे पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज भी आएगी। ठीक है, ये कोई ख़राब बात मैं नहीं बता रहा हूँ और कोई बुरी बात मैं नहीं बता रहा हूँ कि जिससे आपको तकलीफ़ लगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि पूरा ये बुक का ही बता देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं। अरे सर, तो मैं बुक ही ना बता रहा हूँ, कोई और चीज़ तो बता नहीं रहा हूँ, वो अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, कोई ख़राब तो नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप इसे बुरा ना समझें। और ये नॉलेज इज़ नॉलेज होता है, नॉलेज बिगेट्स नॉलेज, नॉलेज से ही नॉलेज होती है। ठीक है, जैसे आप मनी बिगेट्स मनी, पैसों से पैसा आता है, उसी तरीके से नॉलेज से ही नॉलेज आती है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामुदायिक दबाव समूह, ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको आप सिर्फ रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आलमंड और कालमैन द्वारा वर्गीकृत किए गए
चार प्रकार के दबाव समूह क्या क्या है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं बता दूं। आलमंड और कॉलमैन, यहाँ कॉलमैन यहाँ पे देखिए दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्गीकरण, दबाव समूहों का वर्गीकरण। अनेक विद्वानों द्वारा दबाव समूहों का वर्गीकरण उनकी संरचना और संगठन के आधार पर विभिन्न वर्गों में किया गया है। इनमें से आलमंड और कॉलमैन द्वारा दिया गया चौगुना वर्गीकरण अधिक उपयुक्त और व्यापक रूप से लागू होते हैं। अब मैं बता दूं कि आलमंड और कॉलमैन द्वारा जो दिया गया जो वर्गीकरण है वो चार कौन कौन से वर्गीकरण है। तो पहला है संस्थागत दबाव समूह, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। दूसरा है आपका सामुदायिक दबाव समूह, तीसरा है आपका गैर सामुदायिक दबाव समूह, और चौथा आपका है चमत्कारिक या प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। ये किसने दिया था? तो आलमंड और कॉलमैन द्वारा वर्गीकृत किए गए ये चार प्रकार के दबाव समूह हैं। तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। पेज नंबर 123 और पेज नंबर 124 और पेज नंबर 125 में ये वाला चारों आपका पॉइंट दे दिया गया है, आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉबिंग पक्ष जुटाओ, ठीक, लॉबिंग पक्ष जुटाओ ये थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है। जैसे 6 नंबर वाले में या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में दे देगा 4-5 ऑप्शन, कहेगा कि इसमें से 2 पे टिप्पणी करें, 3 पे टिप्पणी करें, तो उसमें ये एक आ सकता है, राइट। चलिए नेट आगे बढ़ते हैं। जनमत का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? तो अपने मुद्दों और मामलों को उजागर करने और सरकार तक उन्हें पहुंचाने के लिए दबाव समूह जनमत अभियानों की युक्ति का व्यापक प्रयोग करते हैं। जनमत अभियान का मूल उद्देश्य व्यापक प्रभाव हासिल करने के लिए मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और जन सामान्य को भी संवेदनशील बनाना होता है। इसके लिए दबाव समूह अनेक मंचों का प्रयोग करते हैं, जैसे जनसंचार माध्यम का प्रयोग, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, पर्चे बांटना, जनसभाओं का आयोजन करना इत्यादि। इस तरीके से आप जनमत का निर्माण कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 126 पे दिया गया है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं अपने से भी। प्रोपगेंडा, ठीक, और पब्लिसिटी प्रचार, ठीक, प्रोपगेंडा और पब्लिसिटी प्रचार एक पॉइंट है, इसे आप पढ़ लेंगे, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। हड़ताल और आंदोलन, जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नियम लागू हो जाता है सरकार के द्वारा या कोई ऐसा घटना हो जाता है जिससे लोगों की परेशानी होती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आपके अभी नज़रों से गुजरे हैं, जैसे CAA प्रोटेस्ट, फिर से और भी बहुत सारे जैसे आंदोलन गुजरे हुए हैं। और आंदोलन ये एक फंडामेंटल राइट्स है लोगों का, जो कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला करती है जिसके जो लोगों के सामने लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो आंदोलन कर सकते हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। जैसे कि आप देख रहे थे किसानों के खिलाफ सरकार ने जो थी बिल पास किया था, उस पे किसान कितने सालों से आंदोलन कर रहे थे, कितने मतलब हड़ताल किया गया, कितने मतलब रैली निकाले गए। तो इस तरीके से आप अपना राइट्स जो इस्तेमाल करने के लिए सरकार के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। लॉबिंग क्या है? मैंने बताया था ना कि ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो लॉबिंग पक्ष जुटा, ये क्या है? तो लॉबिंग का अर्थ दबाव समूहों द्वारा सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास है। लॉबिंग दबाव समूहों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अत्यंत सामान्य और महत्वपूर्ण प्रेरक युक्तियों में एक है, ठीक है। इस तरीके से आप लॉबिंग के बारे में आप यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 125-126 पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यूनिट 8 में इतना ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने उसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अब देखिए लॉबिंग का यहाँ पर भी डिफिनेशन दिया है, आप इसे ही पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 132 पे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट 9 पे। बस 4 यूनिट और बच गए हैं, बस उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वीडियोज़ लंबी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें और आप इसे अच्छे तरीके से देखें। और जो जो आपके क्लासमेट है, जो जिनका ये सब्जेक्ट है, उन तक ये वीडियोज़ को पहुँचाएँ ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सकें। नेक्स्ट चुनावी प्रक्रियाएँ। चुनावी प्रक्रियाएँ आजकल भारत में बहुत
मेन मुद्दा बन गया है। जैसे कि पहले के बच्चे जो होते थे 8 साल 9 साल के बच्चे या 12 साल 14 साल 15 साल के लड़के जो चुनाव के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन आज ऐसा ज़माना आ गया है कि आज बच्चा 8 साल 9 साल 5 साल 6 साल के बच्चे भी आज जान गए हैं कि चुनाव 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 चुनाव, क्योंकि चुनाव की सरगर्मियाँ इतनी भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल गई। ये पहले ऐसा नहीं था। पहले तो 12 साल के 14 साल के मैट्रिक के बच्चों तक पता नहीं था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति का नाम क्या है, इस तरीके से नहीं था पता। लेकिन आजकल के बच्चों को ये बखूबी पता चल गया, भले कुछ पता चले या ना चले, लेकिन ये पता चल गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, कौन कौन से किस चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले निर्वाचन व्यवस्था के अर्थ का व्याख्या सीखेंगे। निर्वाचन राजनीति, देखिए निर्वाचन जैसे वोटर, और निर्वाचन राजनीति के अध्ययन में सामान्य रूप से और विशेष रूप से निर्वाचन व्यवस्थाओं के विभिन्न रूपों में प्रयोग की जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली की पहचान करना सीखेंगे। निर्वाचन व्यवस्थाओं के विभिन्न वर्गों का वर्णन करना सीखेंगे। विश्व में प्रचलित निर्वाचन व्यवस्थाओं की तुलना ये करना सीखेंगे। विभिन्न निर्वाचन व्यवस्थाओं के लाभ और हानियों का विवेचन करना हम लोग सीखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, अब यूनिट 9 है ये, इसमें हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा क्या है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक तकनीकी श्रेणी के रूप में निर्वाचन व्यवस्था क्या है, ठीक है। तो अभी हम इसको समझेंगे यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे क्या है कि निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा। देखिए यहाँ पे देखिए छोटा छोटा जो पॉइंट दिया गया है, इसको भी हम जानेंगे कि मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फार्मूला, जिला आकार, इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, चूँकि ये इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 134, पेज नंबर 135। सबसे पहले बात करती है निर्वाचन व्यवस्था की परिभाषा के बारे में। एक निर्वाचन व्यवस्था को परिभाषित कर, जैसे कि आमतौर पे हम एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध नियमों के उस समूह से है जो चुनाव के क्रियाविधि को नियमित करता है। ये नियम चुनाव के सभी पहलुओं से संबंध रखते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन यंत्रावली, मतदान की प्रकृति, मतपत्र की संरचना, चुनाव अभियान, व्यय की वित्त प्रबंधन, जिले का आकार, निर्वाचन द्वार, मतदान की तारीख, मतगणना के निष्पक्षता, चुनावी विवादों का समाधान, etc। इस तरीके के मुद्दों को, इस दृष्टि से एक निर्वाचन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है। यहाँ से परिभाषा स्टार्ट हुआ है कि एक निर्वाचन व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है। एक तकनीकी अर्थ में एक निर्वाचन व्यवस्था का संबंध कानूनी यंत्रावलियों में से है जो मतों को सीटों के रूपांतरित करते हैं। निर्वाचन व्यवस्थाएं दलों और उम्मीदवारों के लिए नागरिकों की वरीयता की मांग करने और उन मतों को प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने के नियम होते हैं, ठीक। ये है निर्वाचन। आजकल सिर्फ नेता भूखे जा रहा है आदमी, और बच्चे भी दीवाने हो गए हैं, लेकिन उनसे पूछ दिया जाए कि निर्वाचन है क्या, उनको पता भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे मत की संरचना के बारे में। एक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत 3 अवयव होते हैं: मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फार्मूला और निर्वाचन जिलों का निर्माण और जिला आकार। मतपत्र, देखिए यहाँ पे मतपत्र की संरचना का अर्थ मतों की संख्या है, ठीक, जिनका प्रयोग एक मतदाता कर सकता है, अथवा विकल्पों की संख्या जिन्हें एक मतदाता अभिव्यक्त कर सकता है। मतपत्र सुनिश्चित हो सकते हैं जो एक मतदाता को एक ही उम्मीदवार के पक्ष में मत देने की अनुमति देते हैं, अतः केवल एक ही वोट डालने की अनुमति देते हैं, या योज्य हो सकते हैं जो एक मतदाता को विभिन्न राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों के बीच मतों को विभाजित करने की अनुमति देते हैं। मतपत्र क्रम सूचक भी हो सकते हैं जो निर्वाचन जिले में उम्मीदवारों की सूची के विरुद्ध उम्मीदवारों के क्रम को श्रेणीबद्ध करने की अनुमति देते हैं। ये रहा मतपत्र। जैसे कि
मैं बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन में ये दे देगा 5 नंबर वाला में, और ऑप्शन में लिख देगा ऊपर से निम्नलिखित में से 2 को परिभाषित करे, 2 को 2 पे टिप्पणी करे, प्रकाश डाले, इस तरीके से कर देगा। उसमें से आपको 1-2 पे कर देना है, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। निर्वाचन फार्मूला का संबंध मतों को सीट, देखिए निर्वाचन फार्मूला जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर है। निर्वाचन फार्मूला का संबंध मतों की सीटों में परिवर्तन करने की एक निश्चित क्रियाविधि से है, अर्थात ये उस तरीके का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा मतों को सीटों में बदला जाता है। सामान्य तौर पर मतों को सीटों में परिवर्तित करने के लिए ऐसी 3 यंत्रावलियां हैं, जैसे बहुलवादी, बहुमतीय और आनुपातिक। ये हो गया आपका निर्वाचन फार्मूला। तीसरा है जिला आकार। देखिए जिला निर्माण का संबंध उस क्षेत्र को पृथक निर्वाचन जिलों में विभाजित करने की प्रक्रिया है जहां से मतदाता विधान पालिका के लिए अपने प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। निर्वाचन जिला वह है जिसे भारत और ब्रिटेन में हम चुनाव क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जिला आकार का संबंध सीटों की व्यवस्था, संख्या और प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रत्याशियों की उस संख्या के प्रतिनिधित्व करता है जिनका किसी भी निर्वाचन जिले से चुनाव होना है। ये एकल सदस्यीय जिले से लेकर बहुसदस्यीय निर्वाचन व्यवस्थाओं जो कि एक से अधिक प्रत्याशी के चुनाव की अनुमति देते हैं तक भिन्न होते हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन 3 हो, देखे जैसे एक तकनीकी श्रेणी के रूप में निर्वाचन व्यवस्था क्या है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फार्मूला, जिला आकार, ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निर्वाचन व्यवस्था के प्रकार। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ देख लेंगे। वर्तमान समय जो निर्वाचन व्यवस्थाएं विश्व भर में प्रचलित हैं उनमें विभिन्न ऐसे अनेक विभिन्न तरीके हैं जिनके आधार पर निर्वाचन व्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। जिला मतपत्र की संरचना, निर्वाचन फार्मूला शुरू में ही मैंने बता दिया इसको, वैसे ये वाला सेम टू सेम है। नेक्स्ट बहुलवादी व्यवस्था, बहुमतीय व्यवस्था, ये सब दे दिया गया है, एक एक करके आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन व्यवस्थाओं के प्रकार में जो ये पॉइंट है, जैसे कि अब हम बता दें कि ये जैसे बहुलवादी व्यवस्था, बहुमतीय व्यवस्था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था और मिश्रित सदस्य व्यवस्था, इसके अतिरिक्त इन श्रेणियों में बहुत सारे अंतर्गत विभिन्न जो व्यवस्था है इसके प्रकार है निर्वाचन के, तो उन सबको एक एक करके यहाँ पे समझा दिया गया है। पेज नंबर 136 पे, पेज नंबर 137 पे आप इसे देख लेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है, PR व्यवस्था के 2 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, इसको आप इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर पढ़ेंगे आप। पेज नंबर 138 में PR व्यवस्था के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में STV या एकल हस्तांतरित मत व्यवस्था, और लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणालियाँ। सभी PR व्यवस्थाओं में जिला आकार का विस्तार बहुलवाद पर आधारित FTP व्यवस्था और बहुमतीय व्यवस्थाओं से कहीं अधिक बड़ा होता है, अर्थात इनमें या तो बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं या एकल सदस्यीय राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, और मतदाताओं को मतदान के लिए एक ही मत मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया, एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था में। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 138 पे था वो। मिश्रित सदस्यत्व व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बहुलवादी, बहुमतीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और मिश्रित सदस्य व्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, ये आप इधर मैंने सबको यहाँ पे बता दिया कि पेज नंबर 140 पे, पेज नंबर 136 पे, पेज नंबर 137 पे ये दिया गया है, आप इसे समझ सकते हैं। 2 राउंड और एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्थाओं की क्रियाविधि की व्याख्या करें, मैंने यहाँ पे बता दिया, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। एकल यहाँ पे हस्तांतरीय मत व्यवस्था में जो दिया गया है इसको आप पढ़ लेंगे, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुपातिकता की मात्रा और जिला आकार और निर्वाचन द्वारों के बीच क्या संबंध है, इसको बताएं। अनुपातिकता की मात्रा और जिला आकार, जिला आकार मैंने आपको समझाया और यहाँ पे ही इसका आंसर दे दिया गया, अनुपातिकता की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसी में इसका आंसर है और मैंने उधर बता दिया जिला आकार के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, इम्पोर्टेंट है। FTP व्यवस्था के कुछ
लाभों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, कुछ लाभों को क्या करें, एफटीपी व्यवस्था, उसके लाभों को सूचीबद्ध करना है आपको, जो कि एफटीपी व्यवस्था है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसमें से आप जैसे इनके पास विशेष रूप से एफटीपी व्यवस्था के पास अत्यंत सरल क्रियाविधियाँ होती हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है और ये कार्यान्वयन करने में सीधी होती है ना। इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट, बहुलवाद पर आधारित एफटीपी और पीआर व्यवस्थाओं के बीच दो मुख्य अंतर बताएं। बहुलवाद और बहुलवाद पर आधारित, ठीक है, बहुलवाद पर आधारित, तो इसको आप यहाँ पे देखिए बहुलवादी दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दे दिया गया यहाँ पे आंसर है यहाँ पे, जो कि पेज नंबर 143 पे, बहुलवाद पर आधारित एफटीपी व्यवस्था में ये निश्चित नहीं होता है कि जो दलीय राष्ट्रीय मत के बहुमत प्राप्त करता है, ये आंसर है उसका। आप देख लेंगे पेज नंबर 143 पे है और क्वेश्चन आपका है पेज नंबर 147 पे, जो कि एग्जाम के। बेकार मत क्या है, किस व्यवस्था में अधिकांश मत बेकार हो जाते हैं, जिसको नोटा बटन कहते हैं। नहीं देखते हैं, अगर कोई आदमी टेंशन में आता है, डिप्रेशन में आता है, कोई किसी नेता को लाइक नहीं करता है, भाषण सुनते सुनते पागल हो जाता है, वो क्या करता है, जा करके अपना नोटा बटन दबा देता है ना। तो यहाँ पे देखिए बेकार मतों की संख्या बहुत ही कम होने के कारण यहाँ पे जैसे पीआर व्यवस्था है बहुलवाद पर आधारित एफटीपी और व्यवस्था के बहुमतीय व्यवस्थाओं की तुलना में राजनीतिक सहभागिता के उच्चतर स्तरों को उत्पन्न करती है। ठीक है, कौन, तो बेकार मत। चलिए क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। चलिए यूनिट 9 ख़त्म हो गया और इसी के साथ ब्लॉक 4 ख़त्म। अब लास्ट यहाँ ब्लॉक बच गया है ब्लॉक 5, इसमें हम लोग जानेंगे और 3 यूनिट है। अब घबराए नहीं, बने रहे साथ एकदम, चूँकि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से देखें और समझें। चलिए यूनिट 10 में हम जानेंगे किसके बारे में, ये यूनिट 10 जो है विकसित और विकासशील देशों में राज्य। ठीक है, यानी कि विकसित और विकासशील देशों में कौन कौन से राज्य हैं। चलिए सबसे पहली बात आती है कि राज्य है क्या, और इससे पहले मैं बात करूं कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद में हम क्या क्या सीख पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। राज्य के विचार और उसकी विभिन्न व्याख्याओं को स्पष्ट करना सीख पाएंगे। एक राज्य को संस्थापित करने वाले अवयवों और उसकी शक्ति और वैधता की पहचान करना सीख पाएंगे। राज्य की बदलती हुई प्रकृति का वर्णन करना सीख पाएंगे। विकसित और विकासशील देशों में राज्यों की प्रकृति, विशेषताओं और कार्यों में भेद करना सीख पाएंगे। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे चलते फिरते अगर कोई पूछ देगा आके बताओ यूनिट 10 में क्या क्या सीखने को मिलता है, तो इस तरीके से आप अगर इस पॉइंट को याद रख रहिएगा तो आप उससे आप इजीली जवाब दे सकते हैं। और अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहाँ पे क्या हो जाएंगे, शर्मिंदगी महसूस होगी आपकी, और आप कहें वहाँ पे लोग आप पे हंसने लगेंगे और कहेंगे देखिए ये बीए में पढ़ता है लड़का, ग्रेजुएशन करने जा रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, फिर भी इसको ये पता नहीं है। चलिए सबसे पहली बात आती है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि राज्य क्या है। आप राज्य, आप भी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, हम भी किसी न किसी राज्य में रहते हैं, तो राज्य है क्या। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बहुत ही इजी है, जो कि ये पेज नंबर 154 पे दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रतीत होता है, लेकिन ये देखने से और ये क्वेश्चन पढ़ने से बहुत ही इजी लगता है, लेकिन अगर इसके जो आंसर जो सामान्य रूप से समझा जाता है उससे कहीं अधिक दुर्लभ होता है। इसका उत्तर देने के दौरान में राज्य का अध्ययन करने वाले विभिन्न विद्वानों द्वारा राज्य की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु राज्य की पूर्णता को अभिव्यक्त करने में कोई परिभाषा समर्थ नहीं हो पाई है। राज्य की परिभाषा के संबंध में सामंजस्य के अभाव का मूल कारण राज्य के प्रति अपनाए गए परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों में अंतर है। जैसे कि मैं बात करूं, उदारवादियों ने राज्यों को एक संगठित सामाजिक संस्था या मनुष्य के एक समुदाय के रूप में देखा, जो समाज के अन्य संगठनों के संगठित सामाजिक संस्था या मनुष्य के एक समुदाय के रूप में देखा जो समाज के अन्य संगठनों के ऊपर स्थित है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि इसमें देखिए, जबकि मार्क्सवादियों के लिए राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और प्रभुत्व का साधन है। इसी प्रकार अराजकतावादियों ने, लोकतांत्रिकवादियों और गतिवादियों, इन सब का भी राज्य के बारे में भिन्न परिप्रेक्ष्य है। कुछ लोग राज्य नैतिकता के संबंध में देखते हैं कि जबकि कुछ अन्य इसे संस्थागत राजनीतिक शक्ति के रूप में देखते हैं। कुछ और भी हैं जिन्होंने इसे सामाजिक परिघटना या न्यायिक व्यक्तिगत व्यक्तित्व या एक एकाधिकारी वादी संगठन के रूप में देखा है। ठीक है, इस तरीके से एक है। और पीटर क्रोपोटकिन या मिखाइल बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों के लिए राज्य व्यक्ति का दुश्मन है और मानव प्रगति के पथ पर एक विशाल बाधा है। ठीक, राज्य को दी गई विभिन्न परिभाषाओं में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, जिनका पैदाइश 1864 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 में हो गई। इन्होंने, जर्मन के समाजशास्त्री मैक्स वेबर थे, हाँ जर्मन के थे ये मैक्स वेबर। इनके द्वारा दी गई परिभाषा सर्वाधिक आधिकारिक परिभाषाओं में से एक है। इन्होंने राज्य के बारे में क्या कहा है, आइए उस परिभाषा को हम समझते हैं। चलिए, कहते हैं ये कौन, तो मैक्स वेबर, एक केंद्रीयकृत सरकार से युक्त एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन जो एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत वैध रूप से बल के प्रयोग का एकाधिकार कायम रखता है। वेबर की परिभाषा में पाया जाने वाला एक मूलभूत पहलू है राज्य द्वारा अपनी सत्ता के प्रयोग की शक्ति और हिंसा का प्रयोग। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, जिसका उल्लेख सामान्य तौर पर राज्य की संप्रभुता के रूप में किया जाता है। ये राज्य की अपनी प्रजा नागरिकों पर अपनी इच्छा को प्रभावशाली और स्वतंत्र तरीके से लागू करने की वैधता प्रदान करती है, जो राज्य की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तब तक बाध्य होते हैं जब तक वे उसकी सीमा के अंतर्गत जीते हैं। इसी प्रकार वेबर की परिभाषा राज्यत्व की कुछ मूलभूत विशेषताओं की पुष्टि करती है, जैसे कि पारदर्शिता की धारणा और अपने पारदर्शिक अधिकार, क्षेत्र के अंतर्गत वैध रूप से बल के प्रयोग तक पहुंच, जो राज्य अस्तित्व के लिए मौलिक आवश्यकताएं और जो उसके संचालन को कायम रखने के लिए एक अनिवार्य तत्व भी है। ठीक, इस तरीके से आप राज्य की परिभाषा, और ये वाली जो परिभाषा जो जिसने दिया मैक्स वेबर ने, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के। इनकी पैदाइश 1864 में हुई थी, इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। ठीक है, चलिए, हम लोगों ने समझ लिया कि राज्य है क्या, और राज्य और उससे संबंधित शब्द ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको बता दिया। लेकिन जो राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ठीक, ये आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है राज्य क्या और उसके अनिवार्य तत्व क्या है, मैंने बता दिया। और राज्य और राष्ट्र के बीच में अंतर क्या है, व्याख्या कीजिए। तो मैंने इसको भी बताया था, राष्ट्र जो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, और इसमें राज्य के बारे में पढ़ा था। तो बस यही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विकसित और विकासशील देश क्या है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पेज नंबर 159 पे दिया गया, एक देश को विकसित या विकासशील क्या बनाता है, इसके बारे में कई सहमति आधारित सार्वभौमिक कसौटी नहीं है। ये तर्क भी दिया जा सकता है कि सभी राज्य विकासशील है सिर्फ इसलिए कि कोई भी समाज गतिहीन नहीं रह सकता अथवा विकसित होना रोक नहीं सकता जब तक कि वह विकृत या क्षयमान न हो रहा हो। यद्यपि लोग इन शब्दों की सुस्पष्ट परिभाषा के संबंध में असहमत हो सकते हैं, फिर भी अपनी व्याख्या में निश्चित समरूपता की ओर उनका झुकाव होता है। जैसे कि जर्मनी, नमीबिया, ब्राज़ील, कंबोडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और उनसे बहुत सारे ऐसे देश हैं।
पूछा जाए कि वे पहचान करें कि कौन से देश विकासशील है और कौन से विकसित, तो ये अत्यंत संभव है कि वे कहेंगे कि नामीबिया, ब्राज़ील और कंबोडिया विकासशील है, जबकि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित है। परंतु ये भेद कैसे किए जाते हैं? ठीक है, ये आप, तो ये एक क्वेश्चन है कि जो ये भेद यहाँ पे किया गया है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि विकासशील देश कौन कौन, तो नामीबिया, ब्राज़ील और कंबोडिया ये विकासशील, जबकि जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देश है। ठीक है, ये भेद कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 160 पे दे दिए गए कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर देश इन दो वर्गों में ठीक बैठते हैं, जैसे कि देश का संकल्प, घरेलू उत्पाद जैसे जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण का स्तर, आधारभूत संरचना, लोगों का जीवन निर्वाह स्तर इत्यादि। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में उपनिवेशवाद का पतन होने लगा और एक के बाद एक देशों की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। बहुत ही, ये जो मैंने बताया था ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकसित और विकासशील। ठीक है, देश क्या है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, एक विकासशील राज्य के विशिष्ट लक्षण क्या क्या हैं, तो मैंने पीछे बताया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। नरम राज्य क्या है? ठीक है, नरम राज्य क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है नरम राज्य की सीमित प्रकृति। यहाँ पे ये जो दिए गए नरम राज्य की सीमित प्रकृति के बारे में मिर्दल का दृष्टिकोण अक्सर विकासशील राज्यों के अन्य पहलू के विरोधाभास में होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नरम राज्य क्या है, इसका आंसर आप दे सकते हैं पेज नंबर 163 पे। नेक्स्ट, अति विकसित राज्य से क्या तात्पर्य है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य की बदलती हुई प्रकृति, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यूनिट 10 ख़त्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूनिट 11 में जानेंगे राज्य नागरिक समाज संबंध। ठीक है, एक नज़र ज़रा इधर देखें, पेज नंबर 168 पे नागरिक समाज का विचार करना सीख जाएंगे आप। नागरिक समाज की भूमिका और लक्ष्य सीख जाएंगे। नागरिक समाज की विशेषताएं क्या क्या वो सीखेंगे। नागरिक समाज और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध है ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि नागरिक समाज है क्या। ठीक है, तो देखिए नागरिक समाज एक संकल्पनात्मक व्याख्या, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की अन्य अवधारणाओं में के समान नागरिक समाज शब्द के इतिहास में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, और नागरिक समाज के अर्थ पर कोई सहमति नहीं है। इस शब्द को कैसे समझे जो साधारण प्रयोग में आ गया है, जैसे कि माइकल एडवर्ड्स 2004 में जिसकी मृत्यु हुई, नागरिक समाज संगठनों से निकट से जुड़े ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं कि नागरिक समाज शब्द का प्रयोग एक संज्ञा यानी कि समाज का एक हिस्सा, एक विशेषण, एक प्रकार का समाज और समाज संबंधी विचार विमर्श के लिए एक अखाड़ा या इन तीनों के एक मिश्रित के रूप में किया जाता है। जिन विभिन्न तरीकों से इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उनकी जानकारी रखना समकालीन समय में विकास और लोकतंत्र पर संवाद में विभिन्न दृष्टिकोण को बेहतर समझने में मदद करेगा। यहाँ तक आप समझ गए कि देखिए कि नागरिक समाज शब्द का प्रयोग समझ गए। और आगे है नागरिक समाज की व्यापक रूप से स्वीकृत प्राप्त धारणा जो उसे समाज के एक हिस्से के रूप में देखती है, जैसा अपेक्षाकृत हाल ही उत्पत्ति है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए एक फ्रांसीसी नागरिक जिसने 1830 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के आर पार यात्रा की, उन्होंने लोगों की स्वैच्छिक संघों के निर्माण की असाध्य प्रवृत्ति को अमेरिका में उभरते हुए लोकतंत्र से जोड़ा। इनका ये मानना था कि लोकतंत्र मतदान के अलावा कई अन्य चीज़ों पर निर्भर था और ये भी कि सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए एक साधन की उपलब्धि द्वारा लोकतंत्र के सशक्तिकरण में स्वैच्छिक संघों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के, पेज नंबर 169 पे है, लोकतांत्रिक देशों के
सभी नागरिक स्वतंत्र और दुर्बल होते हैं। ये लगभग कुछ भी अपने आप हासिल नहीं कर पाते हैं और इनमें से कोई भी अपने साथियों को अपनी मदद के लिए विवश नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे और इसे आप समझ लेंगे और अपने एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकते हैं पेज नंबर 170 पे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए दिया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। स्वैच्छिक संघों और अन्य समूहों से जुड़ने पहले नागरिक समाज शब्द का प्रयोग राजनीतिक सिद्धांत में अरस्तु से लेकर के थॉमस हॉब्स तक एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया जिसका संबंध अच्छे जीवन, राजनीतिक समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे कुछ आदर्शों से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उदय और ज्ञानोदय की नागरिक समाज संबंधी अवधारणा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए प्रारंभिक आधुनिक काल जो शुरू हुआ था उस वक्त कैसा था, तो इंग्लिश दार्शनिक थॉमस हॉब्स जिसकी पैदाइश 1588 में हुई थी और इसका मृत्यु 1679 में हो गई, की रचनाओं में जाकर हमें नागरिक समाज के आधुनिक विचार पर उच्चारण मिलता है। हॉब्स ने सिविटॉस या कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग एक ऐसे समाज के लिए किया जिसका निर्माण एक प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा वहाँ की तत्कालीन आरक्षणीय स्थिति पर विजय पाने के लिए किया गया था। चलिए पेज नंबर 172 आप खुद इसे पढ़ सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि वे कौन से 3 तरीके हैं जिनसे नागरिक समाज की अवधारणा को समझा जा सकता है। ठीक है, नागरिक अवधारणा को समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सार्वजनिक की एक अवधारणा। ठीक है, जो 3 मैंने अभी पीछे बताया था वो वाली आप पढ़ लेंगे। राज्य के प्रति दृष्टिकोण में ज्ञानोदय क्या परिवर्तन लक्ष्य लाया। ठीक है, ज्ञानोदय यहाँ पे दिया गया है, आप इसे रीड कर लेंगे, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप सामाजिक पूंजी पर वाद विवाद। ठीक है, आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस इसमें कुछ अब खास क्वेश्चंस नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। चलिए ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे बस। विभिन्न संदर्भों में नागरिक समाज और राज्य, पेज नंबर 177 पे दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे वो यूनिट 11 ख़त्म होता है, अब यहाँ से यूनिट 12 शुरू होता है। अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। वैश्वीकरण क्या है इसमें हम जानेंगे। वैश्वीकरण के युग में राज्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात बता दें, थोड़ा सा एक नज़र यहाँ डालिए। वैश्वीकरण के अर्थ और उसके आयामों की व्याख्या करना सीख जाएंगे आप। वैश्वीकरण के प्रमुख दृष्टिकोण की पहचान और वर्णन, इस तरीके से आप ये 4 पॉइंट सीख जाएंगे। पेज नंबर आपका 183 पे दिया गया है। सबसे पहले बात आती है कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, या वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए या इसे समझाइए। ये सब एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग अलग है। पेज नंबर 184 पे दिया गया वैश्वीकरण से आपका अभिप्राय है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वैश्वीकरण से तात्पर्य उन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से है जिनके माध्यम से दुनिया एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ जाती है और अन्यों या मिश्रित होती जा रही है, जिससे केवल वैश्विक स्थिति या प्रणाली का सृजन होता है। डेविड हेल्ड और उनके सहयोगियों ने इसे समकालीन सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं पर, सांस्कृतिक के आपराधिक तक आध्यात्मिक से वित्तीय तक, दुनिया भर में व्यापक, गहरा और तीव्र प्रभाव डालने के रूप में परिभाषित किया।
ठीक है, इस तरीके से वैश्वीकरण आप समझ सकते हैं। वैश्वीकरण आप डेफिनेशन मैंने समझा ही दिया, अब उसके बाद में आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे। चूँकि वीडियोज़ बहुत थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण ये भी पढ़ लेंगे, पेज नंबर 185 पे दिया गया है। नेक्स्ट, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नई विश्व अर्थव्यवस्था के से चुनौतियां, पेज नंबर 190, इसको पढ़ लेंगे आप। नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौतियां, पेज नंबर 190 पे ही दिया गया है। पेज नंबर 191, अंतर्राष्ट्रीय कानून से चुनौतियां, यानी कि चुनौतियों के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें से आप किसी न किसी पे एक पे आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, लोकतांत्रिक निर्णय लेना क्या है, ठीक है। वैश्वीकरण का प्रभाव और राज्यों के आंतरिक कार्य, ठीक है। लोकतांत्रिक निर्णय लेना 192 पे दिया गया है, इसको आप पढ़ लेंगे, राइट। नेक्स्ट आगे है, वैश्वीकरण का लोकतांत्रिक राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने बताया ना, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन किस प्रकार राज्य की संप्रभुता को परिभाषित करती है, जो कि पीछे मैंने बताया। यूनिट 12 वहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट, अब लास्ट यूनिट बच गया है, यूनिट 13, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पर डालने के राज्य की प्रकृति पर विभिन्न सैद्धांतिक स्थिति की व्याख्या करने में हम लोग इसके बारे में सीख सकते हैं। चलिए, जो इसमें इम्पोर्टेंट है जल्दी से मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। देखिए ज़रा सा, परंपरागत बहस, ठीक है, ये क्या है। परंपरागत बहस अधिकांश 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिसे आमतौर पर राज्य विचार विमर्श यानी कि राज्य विचार कहा जाता है, उसमें 4 प्रतिस्पर्धी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों का वर्चस्व रहा है। पारंपरिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, पारंपरिक बहुलवाद और पारंपरिक मार्क्सवाद। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये इसके 4 टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? तो परंपरागत बहस के पहला कौन है? तो पारंपरिक उदारवाद, दूसरा है आपका आधुनिक उदारवाद, तीसरा है पारंपरिक बहुलवाद और चौथा है पारंपरिक मार्क्सवाद, ठीक है। इन चारों के बारे में आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, आराम से 1 से 2 बार रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 199 और पेज नंबर 200 पे दिया गया है, पेज नंबर 201 और पेज नंबर 202 पे ये चारों पॉइंट्स दे दिया गया है। आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम राज्य से क्या अभिप्राय है और कल्याणकारी राज्य शब्द को परिभाषित करें। पारंपरिक बहुलवाद की मूल धारणा क्या है, ठीक है, और पारंपरिक मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य यहाँ पे दिया गया है। इन दोनों को मैंने तो बता ही दिया है, आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। समकालीन बहस, ये जो समकालीन बहस है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 204 पे है। और इसके टाइप्स कितने हैं तो देखिए, पहला है 9 उदारवाद, दूसरा है 9 मार्क्सवाद, तीसरा है 9 बहुलवाद और चौथा है नारीवाद, ठीक है। ये आपके पॉइंट है और इसके टाइप्स है किसके? तो समकालीन बहस के टाइप्स हैं। समकालीन बहस है क्या? तो 20वीं शताब्दी के उदार्थ में अन्य चीज़ों के अलावा वृहद सरकारों, पूंजीवाद और लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार, बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापार की बढ़ती शक्ति और पहचान की राजनीति के उदय की विशेषताओं से अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास अभिलक्षित हुआ। विकास के इन संदर्भों से उदारवादियों, मार्क्सवादियों और बहुलवादियों ने अपने से संबंधित पारंपरिक दर्शन के मूल्यों का पालन करते हुए राज्य संदर्भित चिर सम्मत और उदारवादी, मार्क्सवादी और बहुलवादी दृष्टिकोण को संशोधित और उद्धन किया, ठीक है। ये समकालीन बहस है, ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। 9 उदारवाद, 9 मार्क्सवाद,
ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। नवबहुलवाद नारीवाद सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि कट्टरपंथी नारीवाद के दृष्टिकोण से पितृसत्ता की अवधारणा को परिभाषित करें। देखिए पेज नंबर 208 पे यहाँ पे ये पॉइंट दे दिया गया है, कट्टरपंथी नारीवाद। ठीक है, इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बस यहीं पे इसका ये बुक ख़त्म होता है। अब हम लोग और अगर इस लेक्चर में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसा वर्ड निकल गया हो, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम दें, तैयारी करें और जो जो मैंने इस पे टॉपिक बताया है उसको आप अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, और इसके बाद में मैं एक वीडियोस पोस्ट करूंगा जो कि उसमें क्वेश्चन और आंसर जो VVI होंगे वो मैं दूंगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इससे जानकारी भी मिलेगी और आपके नॉलेज में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आप बुरा ना माने तो आप फीडबैक मुझे दे सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।